गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को याद हो कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक लिया था वो सम स्पेशल एंट्रीज से रिलेटेड लिया था, जिसमें मैंने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो देखिए अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 15, जो कल हमने पॉइंट्स लिए थे उन्हीं पॉइंटों के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो देखिए इलस्ट्रेशन 15 में आपको ये कहा गया है कि भाई पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, इन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास कीजिए। यहाँ पे हमें करनी है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपके सामने ट्रांजेक्शन से इनकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, अब इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं, कोई बात नहीं है। अगर डेट गिवन नहीं है तो हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष which were written off as a bad debts in the previous year। देखो ये कह रहा है कि सुभाष से आपने 20,000 रुपीज रिसीव किए, जिसकी तरफ ड्यू अमाउंट को लास्ट ईयर एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किया गया था। यानी कि सुभाष हमारा कोई कस्टमर था जिसके हम पैसे मांगते थे, लास्ट ईयर उस पैसे को हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिया था, यानी कि उसने पेमेंट करने से मना कर दिया था। आज अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा आपको रिसीव हो गया। इट मींस जो पैसा आपका बैड डेब्ट्स था, जो पैसा एक तरीके से आपका डूब गया था, नाउ दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। तो उसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पर, कल भी बताया था। दूसरा इफेक्ट सुभाष पे नहीं पड़ेगा। आप कभी सोचो कि सुभाष एक गिवर है, नहीं, आपका डूबा हुआ पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो ये आपके लिए एक प्रकार का प्रॉफिट हो गया। किस नाम से? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। कैश आ रहा है, कैश को क्या करोगे? डेबिट। डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल रहा है तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को करेंगे क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना अमाउंट था बेटा? 20,000। ठीक है, 20,000 यहां पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि जो पैसा बैड डेब्ट्स का था वो आपका रिकवर्ड हो गया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि सैलरी ड्यू टू क्लर्क। भाई हमारा जो क्लर्क है, ठीक है, उसकी सैलरी ड्यू हो गई। ड्यू का मतलब भाई उसने काम कर दिया, नाउ वी हैव टू पे द सैलरी, लेकिन अभी तक हमने उस बंदे को सैलरी पे नहीं की। भाई ड्यू का मतलब ये हुआ कि अभी देनी है लेकिन दी नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब आप देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार तो आपके लिए एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट, और दूसरी तरफ लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। भाई सैलरी नाम का खर्चा है, खर्चे को करोगे डेबिट, दिया नहीं है, नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करेंगे? क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेकेंड एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है? 50,000, 50,000 रुपए। सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखो बेटा ये कह रहा है कि इस साल जो रेंट हमने पे किया था
इसका मतलब कब पे किया था, पास्ट में कभी पहले पे किया था, 10 दिन में, 1 महीने 2 महीने पहले पे किया था। आज पे नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा रेंट पेड इन एडवांस, केवल ये कह रहा है कि आउट ऑफ द रेंट पेड इन करंट ईयर ₹10,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो देखो जो खर्चा आपने इस साल पे कर दिया बट इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था कि दो प्रकार का केस होता है। एक मैंने कहा था एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब एट प्रेजेंट पे किया जा रहा है, उस केस में एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और दूसरा मैंने बताया था कि इफ द एक्सपेंस हैव बीन पेड इन पास्ट बट नाउ वी रियलाइज इट इज इन एडवांस, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। भाई प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एक एसेट्स का काम करेगा जिसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और उसकी वजह से हमारा जो पहले एक्सपेंस माना गया था उस एक्सपेंस का अमाउंट रिड्यूस होगा, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपकी यहाँ पे एंट्री देखो, ये एक्सपेंस आपने अभी पे नहीं किया, पहले पे किया था, तो आज की डेट में कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज आप इसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट्स है जिसको क्या करेंगे, डेबिट, और उसकी वजह से एक प्रकार से आपका एक्सपेंस का अमाउंट रिड्यूस हो गया। भाई जो रेंट नाम का खर्चा था जिस समय आपने पे किया होगा उस समय आपने रेंट को क्या किया होगा, डेबिट, लेकिन उसमें से 10,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो इस साल का जो रेंट का अमाउंट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसे करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट की पेमेंट आपने एडवांस में की, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि हमारा ₹50,000 का कोई फर्नीचर है, भाई फर्नीचर की कीमत है ₹50,000 और इस फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था कि भाई जब हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेज फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन ये कहता है कि 50,000 का फर्नीचर है जिसके ऊपर 10% यानी कि ₹5,000 आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आप 50,000 पे 10% यानी कि ₹5,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे, यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय ₹5,000। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, एक इंपैक्ट तो पड़ेगा डेप्रिसिएशन पे जो आपके लिए एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट, दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा फर्नीचर पे, फर्नीचर एसेट्स है जिसकी वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है। और अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा था एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। भाई डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस है, डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 5,000। यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10 लाख। देखो ये कह रहा है कि 10 लाख रुपीज इज द कैपिटल। भाई ओनर की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ₹10 लाख, 10 लाख की कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। पहले तो ये देखो अमाउंट कितना बनेगा, भाई कैपिटल आपकी है 10 लाख जिसके ऊपर आपने कितने का प्रोविजन बना रखा है, इंटरेस्ट का 12%, यानी कि आपको 12% इंटरेस्ट चाहिए जो कि कितना बनेगा 1,20,000, यानी कि ये जो 10 लाख रुपीस की कैपिटल है इसके ऊपर 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है।
अब मैंने कल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी पेड इन कैश, ये पैसा हमें कैश में नहीं देना, इट इज जस्ट, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट, ये अमाउंट ओनर की कैपिटल में ऐड होगा तो अमाउंट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज, जिसे क्या करेंगे क्रेडिट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आप प्रोवाइड करेंगे, 1,20,000। यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, भाई कैपिटल के ऊपर आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट अलाउड किया, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। भाई ओनर ने जैसे अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला, तो ओनर के द्वारा निकाले गए पैसे के ऊपर जो भी अमाउंट उसने विड्रॉ किया, जो भी अमाउंट ड्राइंग के रूप में किया, उस ड्राइंग के ऊपर 8,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या होगा, इनकम। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट, और इसकी वजह से ड्राइंग का अमाउंट बढ़ेगा तो ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी जो 6th एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना अमाउंट, 8,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, भाई ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। ओनर ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था उस ड्राइंग के ऊपर हमने क्या लिया, इंटरेस्ट चार्ज किया। क्लियर है बेटा। तो देखो ये कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज थी। अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उससे पहले एक टॉपिक आपके पास दिया गया है। देखो बुक में तो इस टॉपिक को ये दिया गया है, बुक में जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट का नाम बुक में दिया गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड द ऑन इरेक्शंस ऑफ बिल्डिंग। लेकिन हम इस पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके स्टडी करेंगे। हम लोग ये पॉइंट करते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज या कंस्ट्रक्शंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो आपकी बुक में तो केवल मशीन और बिल्डिंग वर्ड को यूज किया गया, लेकिन मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। देखो पॉइंट का नाम है कि किसी भी फिक्स एसेट्स की परचेज पर या उसके कंस्ट्रक्शंस पे या उसके एक्वाइजिशन पे, एक्वाइजिशन मींस प्राप्त करने पर किया जाने वाला किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आज आपने एक गाड़ी परचेज की है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए, 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है। लेकिन जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसके नाम की हमें आरसी बनवानी पड़ती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं, तो उसके चार्जेस लगे 50,000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद उस गाड़ी में हमें कुछ इंटीरियर लगवाने पड़ते हैं, जैसे सीट कवर हुए या अदर जो इंटीरियर आइटम्स होते हैं। मान लो वो सारे आइटम्स पड़े हमारे लिए 20,000 रुपीज के, ठीक है। अब मान लो आज आपने ये गाड़ी परचेज की और कल की डेट में कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि भाई ये गाड़ी आपने कितने की परचेज की, आपने कितने की खरीदी, तो मुझे ये बताइए कि आप इस गाड़ी की कॉस्ट क्या बताएंगे, 5 लाख रुपीस या 5,70,000 रुपीस। नो डाउट आप इस गाड़ी की कीमत 5,70,000 रुपीस बताओगे, क्योंकि जब हम गाड़ी को परचेज करते हैं तो उसमें कुछ इनकम्प्लीट आइटम्स होते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर उस गाड़ी पे किए गए
These expenditure have been incurred first time to bring the car in usable condition. यानी कि किसी भी एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंस उस गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक है, उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि 1 साल आपने उस गाड़ी को चला लिया, 1 साल के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने उसकी रिपेयर के ऊपर 10,000 रुपीज का एक्सपेंस किया, आपने उस गाड़ी की रिपेयर पे कितने खर्च किए 10,000। तो क्या ये 10,000 रुपीज इस गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप लेटर ऑन यूज में लाने के बाद अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करते हो तो दैट एक्सपेंस विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कार, यानी कि कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इसलिए ये क्लियर है कि whenever we acquired any fixed assets, purchase any fixed assets or construct any fixed assets, then all the expenditure which have been incurred before using that assets first time will be added in the cost of that assets। यानी कि किसी भी एसेट्स की कॉस्ट में, यानी कि एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं all those expense will be added in the cost of that fixed assets, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे आपने ये 50,000 रुपीज आरसी के पे किए, 20,000 रुपीज आपने उसके इंटीरियर के खर्च किए, तो ये खर्चा भी आप किसकी कॉस्ट में ऐड करोगे? गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करोगे, ठीक है। अब आप देखो जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, आज आप अपने मजदूरों से अपने लिए एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपने अपने मजदूरों को वेजेस पे की, तो आप उस एक्सपेंस को वेजेस टू कैश के नाम से नहीं दिखाओगे, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी वेजेस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो वो खर्चा भी आप किसके नाम से दिखाओगे? बिल्डिंग के नाम से दिखाओगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि व्हेनेवर वी परचेज ए फिक्स एसेट्स और कंस्ट्रक्ट ए फिक्स एसेट्स, जब हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो सेकेंड हैंड हो, फर्स्ट टाइम यूज में लाने तक जितने भी खर्चे किए जाएंगे all of those expense will be added in the cost of that fixed assets। वो सारे खर्चे उस fixed assets की cost में ऐड होंगे and they will be shown by the name of fixed assets। क्लियर? जैसे आपने मान लो ये कहता हूँ wages paid for the constructions of machine, आपने किसी मशीन की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे की, तो आप उसको वेजेस टू कैश नहीं दिखाएंगे, बल्कि आप उसको जैसे मशीन की कंस्ट्रक्शन पे या मशीन को परचेज करने के लिए या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया है तो बिल्डिंग टू कैश के नाम से दिखाएंगे। इसी प्रकार आपने कोई सेकंड हैंड कार खरीदी, लेकिन फिलहाल वो यूजेबल कंडीशन में नहीं थी, आपने उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए 10,000 रुपीज रिपेयर पे खर्च किए, तो जो 10,000 रुपीज रिपेयर पे खर्च किए गए दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, मशीन। तो उसको किस नाम से दिखाएंगे? रिपेयर टू कैश के नाम से नहीं दिखाएंगे, मशीन टू कैश के नाम से दिखाएंगे। क्लियर? तो देखो इसी से रिलेटेड हमारा एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 16, इसमें कह रहे हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम इन बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशन। आपके सामने जो ट्रांजिशंस दिए गए हैं उन ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री पास कीजिए। वी हैव टू पास द जर्नल। ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। देखो बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई बोट गुड्स फॉर नीलेश फॉर कैश 50,000 एंड आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कार्टेज। भाई ये कह रहा है कि नीलेश से हमने 50,000 की गुड्स कैश में खरीदी, तो पहली बात तो क्लियर कह रहा है कि गुड्स परचेजिंग कैश, तो कैश और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, कैंट्री बनेगी परचेज टू कैश। अब बात आती है कि आल्सो पेड 1,000 फॉर इट्स कार्टेज, कार्टेज मींस गाड़ी भाड़ा,
भाई जैसे गुड्स को किसी दुकान से खरीद के हम अपने घर पे लेकर आते हैं तो रास्ते में रिक्शे के या फिर ऑटो के जो भी पैसे देते हैं वो कार्टेज कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपीज उसकी कार्टेज के ऊपर भी दी गई। अब बात आती है कि क्या कार्टेज का एक्सपेंस गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, ये ध्यान रखना। अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते और उसके ऊपर कार्टेज पे की जाती तो वो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होती, लेकिन यहाँ पे गुड्स फिक्स एसेट्स नहीं है तो इसके ऊपर दिया जाने वाला कार्टेज सेपरेटली शो किया जाएगा कार्टेज के नाम से। तो देखो, एक तो आपने गुड्स को कैश में खरीदा, गुड्स आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, परचेज टू कैश। इसी प्रकार उसके ऊपर 1000 रुपीज आपने कार्टेज के पे किए। कार्टेज आपके लिए एक्सपेंस है डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है उसे करेंगे क्रेडिट, कार्टेज टू कैश। तो कंप्लीट एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा परचेज कितने की है? 50,000, कार्टेज कितने का है? 1000 और कैश हमारे पास से कितना जा रहा है? 51,000। गुड्स परचेज्ड एंड कार्टेज पे। भाई गुड्स को खरीदा गया और उसके ऊपर कार्टेज पे किया गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड टू सीता ₹9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ ₹10,000। देखो सीता हमारे 10,000 रुपीज मांगती थी, ठीक है, सीता हमारे 10,000 मांगती थी, हमने सीता को 9,650 दिया उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में, यानी कि वो हमारे 10,000 मांगती थी लेकिन हम उसको पेमेंट कितने की कर रहे हैं? 9,650 की। तो बात आती है कि बाकी का 350, तो बाकी का जो 350 है इट विल बी कंसीडर एज ए डिस्काउंट। भाई 10,000 की जगह हम 9,650 से उसका हिसाब क्लियर कर रहे हैं तो बाकी का 350 क्या माना जाएगा? डिस्काउंट माना जाएगा। किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश जो हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट हमें मिल रहा है हमारे लिए इनकम है क्रेडिट, सीता को पेमेंट कर रहे हैं, सीता का हिसाब क्लियर हो रहा है कितने से? 10,000 से। सीता विल बी कंसीडर एज ए रिसीवर जिसको क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पे हमारी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? डेट गिवन नहीं है, नंबरिंग डाल देंगे 1 2। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी? सीता डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। सीता का हिसाब कितने से क्लियर? 10,000 से। कैश कितना जा रहा है? 9,650। डिस्काउंट कितने का हो गया? 350 का। पेड टू सीता इन फुल सेटलमेंट। भाई हमने फुल सेटलमेंट के रूप में सीता को पेमेंट की है, पेड टू सीता इन फुल सेटलमेंट, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखो बेटा ये कह रहा है कि 3 लाख रुपीस की आपने मशीन खरीदी बाय पेमेंट ऑफ चेक, यानी कि थ्रू चेक। आपने कोई 3 लाख की मशीन खरीदी एंड इट्स पेमेंट वाज मेड थ्रू चेक, और उसकी पेमेंट किसके थ्रू की जा रही है? चेक से की जा रही है। तो देखो मशीन खरीदते हो और उसकी पेमेंट चेक से करोगे तो मशीन और बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एंट्री तो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी बात आप ये देखो कि उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर, उस मशीन को लगवाने के ऊपर आपने 25,000 रुपीज की वेजेस पे की है, लेकिन वो वेजेस कैसे दी गई है? कैश में। ठीक है, वेजेस की पेमेंट आपने कैश में की बट इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये खर्चा किसकी कॉस्ट में ऐड होगा? उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसको आप किस नाम से दिखाएंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपको बताया गया कि किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदते समय फर्स्ट टाइम जो खर्चा किया जाता है, जब तक वो एसेट्स यूजेबल कंडीशन में नहीं आती तब तक किया गया
हर प्रकार का एक्सपेंस उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो आप इस 25,000 को वेजेस के नाम से नहीं दिखाएंगे, बल्कि किस नाम से दिखाएंगे? मशीन के नाम से, मशीन टू कैश। तो वो मशीन टोटल कितने की पड़ गई? 325। 325 में से 3 लाख तो आप दे रहे हो बाय चेक और 25,000 आप कैसे दे रहे हो? कैश में। तो आपकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। एंट्री क्या बनेगी? थर्ड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। बेटा मशीनरी आपके लिए टोटल कितने की है? 325 की। बैंक से कितने की पेमेंट है? 3 लाख की। और कैश में कितने की पेमेंट है? 25,000 की। मशीनरी परचेज थ्रू चेक। चेक भाई हमने मशीनरी को परचेज किया चेक के थ्रू, चेक से, ठीक है। एंड वेजेस पेड लिख देना। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि भाई ब्रिक्स फॉर रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड द पेमेंट मेड बाई चेक। देखो बेटा ये कह रहा है कि 15 लाख रुपीस की तो ब्रिक्स ईंटें और 10 लाख रुपीस की टिम्बर यानी कि लकड़ियां हमने परचेज की है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, और इन दोनों की पेमेंट हमने चेक से की है। चलो चेक की बात तो बाद में करेंगे। आपने 15 लाख की ब्रिक्स परचेज की, 10 लाख रुपीस की आपने टिम्बर परचेज की, दोनों चीज आ रही है, दोनों को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखो, आज आप घर बनवाते हो, आपने अपना घर बनवाया, उसकी कीमत है 50 लाख। आप लोगों को बताते हो कि जी मैंने 50 लाख रुपए का घर बनवाया या 50 लाख रुपए से ये घर खरीदा। अरे भाई घर के रूप में आप क्या खरीदते हो? ईंटें, सीमेंट, बजरी, ये चीजें परचेज करते हो। तो इन सभी चीजों को बाई सेपरेट नेम नहीं दिखाए जाएंगे। ये सारे खर्चे किसकी कॉस्ट में ऐड होंगे? बिल्डिंग, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। तो आप इन सबको बिल्डिंग के रूप में ही ऐड करोगे। तो देखो ये जो खर्चा किया गया 25 लाख का किसके नाम से? बिल्डिंग के नाम से, जिसको करोगे डेबिट। अच्छा, पेमेंट इज मेड बाय चेक, यानी कि बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 25 लाख। 25 लाख। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ ब्रिक्स एंड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस के लिए आपने ब्रिक्स और टिम्बर को परचेज किया। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक, देखो बेटा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर रुपीज 1 लाख। हमने कोई पुरानी मशीन परचेज की है 1 लाख की। Spent rupees 5,000 on its carries and 20,000 for its immediate repair. Entire payment is made by check. देखो बेटा ये कह रहा है कि 1 लाख रुपीस की आपने कोई मशीन परचेज की, उसके ऊपर 5,000 रुपीस इसकी कैरीज के ऊपर खर्च किए। उस मशीन को जहां से परचेज किया था अपनी दुकान तक लाने पे 5,000 का आपने कैरीज दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, और 20,000 रुपीज उसकी इमीडिएट रिपेयर पे की खर्च की गई। भाई वो मशीन हो सकता है यूजेबल कंडीशन में ना हो, ऐसी कंडीशन में नहीं है जिसको आप यूज कर सके, तो इसलिए आपने इमीडिएटली 20,000 रुपीज की उस पर क्या करवाई? रिपेयर करवाई। तो देखो ये जो खर्चा किया गया कैरीज का प्लस में रिपेयर का, दिस एक्सपेंस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये खर्चा भी, ये एक्सपेंस भी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा।
तो वो मशीन हमारे लिए कितने की पड़ेगी? 1,25,000 रुपीज की पड़ेगी। मशीन हमारे लिए आ रही है डेबिट। अच्छा, पेमेंट इज मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, तो बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी? 125। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीनरी एंड कैरीज एंड रिपेयर पे, और उसके ऊपर कैरीज का और रिपेयर का खर्चा पे किया। क्लियर? इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर की रिपेयर पे 2500 खर्च किए। अब यहाँ पे सोचने की बात है, देखो बेटा, क्या इस पॉइंट में कहीं पर भी ये कहा गया कि फर्नीचर वाज परचेज रिसेंटली? भाई हमने इस फर्नीचर को रिसेंटली जस्ट अभी परचेज किया है, नहीं कहा गया। केवल ये कहा गया है कि पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर, भाई हमने फर्नीचर की रिपेयर करवाई जिसपे 2500 रुपीज का एक्सपेंस है। कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि फर्नीचर हमने नया खरीदा है, तो इट विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जब तक आप किसी एसेट्स को कंस्ट्रक्ट ना करो या परचेज ना करो, तब तक उस पे खर्चा करोगे तो वो उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो एक्सपेंस होगा इट विल बी सिंपली शोन बाय द नेम ऑफ रिपेयर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपली एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर के रिपेयर पे आपने एक्सपेंस पे किया, कितना पे किया है? 2500। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर, ये आज हमारे पास कुछ एंट्रीज थी स्पेशल। ठीक है, आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इमीडिएटली कॉल मी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।